गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील कुमार नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इसके पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं। इस वीडियो में मैं जो इस चैप्टर में बची हुई हेडिंग्स हैं उनके सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण में 4 पॉइंट्स पढ़ लिया था। ये 5वां पॉइंट है। इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपने कॉपी किताब निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारे पास है 5वां पॉइंट्स, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। फटाफट नोट करते चलिए, पहले ही टाइम न ज़्यादा लगे इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है बेटा? O। तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का प्रतीक H, हाइड्रोजन का निकलना हो उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन का निकलना हो उपचयन कहलाता है। उपचयन तथा अपचयन की सम्मिलित अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को इस बात को थोड़ा समझना होगा कि उपचयन अभिक्रिया ठीक उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया के। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं उपचयन अभिक्रिया में क्या ऑक्सीजन का योग होगा। क्या होगा बेटा? उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निकलना होगा। जबकि अगर हम अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया में उपचयन का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का निकलना होगा। और इस अभिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर एंड जल, कॉपर और जल। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO है। अब इस CuO से जो अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर केवल कॉपर बचा और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। इसलिए क्या है? अपचयन की अभिक्रिया। जबकि यहाँ हाइड्रोजन गैस है और इस हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल रहा है वो आकर के जुड़ जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? उपचयन की अभिक्रिया। और इस अपचयन की अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़े। इस चैप्टर की जो अंतिम हेडिंग है उसमें वो हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो इसे नोट कर लीजिए, तो हम उसी को आगे डिस्कस करते हैं। अंतिम हेडिंग नोट कर लीजिए, स्टॉप कर दें। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने नोट्स बना लीजिए क्योंकि समय थोड़ा कम है और जो भी दिक्कतें होंगी वो आपको मैं समय समय बताता रहूँगा। तो इस चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रथम चैप्टर में अब अगली हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग को यह पढ़ना है कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या प्रभाव डालता है और ये कैसे हमें प्रभावित करता है। तो इसको समझने के लिए हम इसमें पॉइंट इन अभिक्रियाओं को पढ़ना होगा। ये निम्न है, इसमें बहुत सारी हेडिंगें आ सकती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, हमें 2 पढ़ना है यहाँ पर मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला है संक्षारण। पहला कौन सा बेटा? संक्षारण। और दूसरा है विकृत गंधता। पहला है संक्षारण और दूसरा कौन सा है बेटा? विकृत
विकृत गंधिता, ये दो मुख्य हेडिंग हैं जो कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और इसे पढ़ना है। तो संक्षारण का मतलब, अगर हम संक्षारण को समझना चाहें तो संक्षारण को हम लोग एक और नाम से भी सामान्य रूप से जानते हैं, जैसे जंग लगना। संक्षारण मीन्स क्या होता है बेटा? जंग लगना। तो संक्षारण की परिभाषा नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? कॉपी किताब निकालिए, संक्षारण की परिभाषा निकली, नोट कर लीजिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी सतह खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। वेरी गुड, इसको अब नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पर। नोट किया जाए, जब कोई, एक मिनट, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी, अम्ल या नमी आदि के संपर्क में, आदि के संपर्क, आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी पर खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। तो इसमें बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका उदाहरण में। अगर हम इसको एग्जाम्पल इसका देखें तो इसका सबसे मुख्य उदाहरण लोहे में जंग लगना। क्या होगा बेटा? नंबर 1, लोहे में जंग लगना। ठीक, फिर दूसरा उदाहरण क्या है? चांदी की, दूसरा उदाहरण क्या है? जब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। देखो ये दोनों बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके बेटा, संक्षारण के, और ये दैनिक जीवन में हमको रोज देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हमने अपने घर के आसपास या छत पर, आंगन में कोई लोहे की वस्तु रख दी हो और उस लोहे की वस्तु के आसपास नमी हो या पानी हो या अम्ल हो तो उसकी ऊपरी सतह धीरे धीरे खुरदुरी होती जाएगी और उसमें एक डस्ट पार्टिकल सा निकलने लगेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। उसी प्रकार जैसे हमारे घरों में जो महिलाएं होती हैं वो पायल वगैरह चांदी के सामग्री आभूषण पहनती हैं, वो पानी में लगातार काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी चांदी की पायल वगैरह जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? काली पड़ जाती है। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो धातुओं का संक्षारण से बचाव या धातुओं के संक्षारण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो लिख लीजिए इसको हेडिंग के रूप में, धातुओं का संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक,
तो सबसे पहला क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें पेंट लगा करके। क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, पेंट लगा करके, पेंट लगा कर। नंबर 2, पेंट लगा करके अभी बताऊं कैसे कैसे पेंट लगा करके हम लोग सकते हैं। नंबर 2 में हम लोग इसको ग्रीस या तेल लगा करके, ग्रीस या तेल लगाकर के। और नंबर 3 में देख लेते हैं हम लोग। नंबर 3 में धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ा करके। नंबर 3 में धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ा कर। अब इसको समझ लीजिए आप लोग। जैसे हमारे पास कोई धातु है, उसे हमें जंग लगने से बचाना है। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, मुख्य रूप से हैं। समझिए इसको कि किसी धातु को हमें संचारित होने से बचाना है, तो हम उस धातु के ऊपर पेंट लगाते हैं। जैसे हमारे छतों पर जो ग्रिल वगैरह लगती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, ताकि नमी, बारिश, धूप आदि से उसकी सुरक्षा हो सके और वो कई लंबे समय तक ठीक रहे, खराब ना हो। दूसरा है ग्रीस या तेल लगा करके। अगर बारिश के समय में हमारी साइकिल वगैरह को हम लोग ऐसे ही रखते हैं 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या हफ्ते 10 दिन, तो उसके चैन में एक मुरझा सा लगने लगता है, जंग लगने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको साइकिल वाले जो जहाँ साइकिल मैकेनिक होते हैं उनके पास ले जाते हैं, तो उन्हें चैन में बकायदे ग्रीस वगैरह लगाते हैं, जिससे कि वो बहुत स्मूथ रहता है और फिर वो आसानी से फ्रीली चलता रहता है। और तीसरा है धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ा करके। तो हमने देखा है कि जब हमें अपने रेलिंग वगैरह पर, सीढ़ियों की रेलिंग होती है जो, उनके ऊपर निकिल वगैरह की एक पॉलिशिंग लगाते हैं, या फिर हम लोग बर्तनों को देखते हैं तो बर्तनों के नीचे एक कलई लगाते हैं कॉपर की, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होते। तो धातुओं को संक्षारण से बचाव के उपाय में हम मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स देखते हैं, पेंट लगा करके, ग्रीस या तेल लगा करके, और तीसरा है तीसरा पॉइंट में है धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ा करके। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसको इसमें दूसरा पॉइंट था विकृत गंधिता, उसको देखते हैं। संक्षारण इसका पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट इसमें विकृत गंधिता, तो नोट करिए फटाफट, फिर बताते हैं आप लोग को। मिटा दे रहा हूँ। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं, और इस नोट्स को बना करके अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोगों के पास दूसरी हेडिंग इसमें है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए जो हमारा पहला पॉइंट था वो था संक्षारण, और दूसरी हेडिंग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता का मतलब होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का खराब हो जाना, उसमें महक हो जाना या महक जाना। जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, दाल वगैरह लेते हैं, तो गर्मियों के दिनों में दाल, सुबह की दाल शाम तक उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। या अचार या मुरब्बा जो खुले में रह जाता है, तो वो क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, सड़ने लगता है, खराब होने से फफूंदी लग जाती है, तो इसी क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधिता। तो इस विकृत गंधिता की परिभाषा जो है वो ये है, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। जब
वसा और तेल जब वसा और तेल तथा उनमें बनने वाले तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे खाना का महक जाना, उदाहरण में आप देख लीजिए। उदाहरण में पहला पॉइंट, खाने के सामग्री से दुर्गंध आना ठीक है बेटा। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसके जो विकृत गंधिता को दर्शाते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आप लोगों को और आगे बताया जाता है। इसमें एक और इस चैप्टर में एक और अभिक्रिया के बारे में दिया गया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा निकलती हो, जिनको पूरा करने में ऊष्मा क्या होती हो, निकलती हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स तथा एक तीसरा पॉइंट्स है जिसमें आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया जाएगा, वो आप सभी को अगले वीडियो में अच्छे से और क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।